हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज और आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर। और हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है डिस्क्राइब स्टेप वाइज हाउ वी गेट फैब्रिक फ्रॉम कॉटन प्लांट। आप डिस्क्राइब करिए स्टेप वाइज कि आप कॉटन प्लांट से फैब्रिक किस तरह से लेते हैं। तो आप देखिए हमारा आंसर हम इस तरह से बनाएंगे, द स्टेप फॉर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से फैब्रिक लेने के स्टेप ये हैं। पहले तो देखिए हैंड पिकिंग, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे हैंड पिकिंग। कॉटन बॉल्स आर पिक्ड बाय हैंड आफ्टर बाय मैच्योर एंड कंटेन शीड। अब यह कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, कॉटन बॉल को पिक्ड करेंगे हाथों से जब वह मैच्योर हो जाएगी और उसमें शीड आ जाएंगे। जब कॉटन बॉल में शीड आ जाएंगे और वो मैच्योर हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसे हाथों से पिक्ड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम कॉटन प्लांट में। जब कॉटन बॉल आ जाएगी वह ब्राउन कलर की हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी और उसमें शीड आ जाएंगे तब हम उसे हाथों से पिक कर लेंगे। हैंड पिकिंग का काम करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम कॉटन बॉल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जिनिंग। द शीड आर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉटन बॉल विद द हेल्प ऑफ लार्ज कॉम्ब और मशीन, देन प्रेस्ड इनटू बंडल कॉल्ड बेल्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शीट को हम रिमूव करेंगे कॉटन बॉल से। कैसे रिमूव करेंगे, कॉटन बॉल के अंदर अभी शीट है तो उन शीट को हटाना पड़ेगा यार्न बनाने से पहले। तो हम शीट को रिमूव करेंगे कॉटन बॉल से बड़े बड़े कंगों से, लार्ज कॉम्ब से और मशीन से। कैसी होती है मशीन और लार्ज कॉम्ब कैसे होते हैं, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था जब बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानिए कि लार्ज कॉम्ब और मशीन से हम रिमूव करेंगे कॉटन बॉल के शीट को और उस प्रोसेस को हम कहेंगे जिनिंग। कॉटन बॉल में से शीट को निकालने का प्रोसेस लार्ज कॉम्ब और मशीन से कहलाता है जिनिंग। अब इस जिनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इस जिंट कॉटन को प्रेस करेंगे इनटू बंडल, है ना। देन प्रेस्ड इनटू बंडल कोल्ड बेल और उन्हें हम कहेंगे बेल। अब इस जिंट कॉटन के जब हम बंडल बना लेंगे तो उन बंडल्स को हम क्या कहेंगे, बेल कहेंगे। तो हमारा सेकंड प्रोसेस क्या होगा, जिनिंग होगा। द शीट आर रिमूव फ्रॉम द कॉटन बॉल, कॉटन बॉल से शीट को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ लार्ज कॉम्ब एंड मशीन, लार्ज कॉम्ब और मशीन की हेल्प से। देन प्रेस्ड इनटू बंडल कोल्ड बेल और उनको फिर प्रेस कर देंगे बंडल के रूप में और उसे हम कहेंगे बेल। अब स्पिनिंग का प्रोसेस देख लीजिए। जिनिंग के बाद हम करेंगे स्पिनिंग। अब जिनिंग कर लिया हमने, क्लीन फाइबर ले लिया है। अब इस क्लीन फाइबर से हम बनाएंगे यार्न। उसके लिए हमें करना पड़ेगा स्पिनिंग का प्रोसेस। तो स्पिनिंग क्या है, द कॉटन फाइबर आर स्पन इनटू यार्न यूजिंग स्पिनिंग मशीन। कॉटन फाइबर को हम स्पन करेंगे यार्न में स्पिनिंग मशीन का यूज करके। स्पिनिंग मशीन का यूज करके हम कॉटन फाइबर को कन्वर्ट कर देंगे यार्न में। ठीक है, अब वीविंग देख लेते हैं। स्पिनिंग हो गई भाई, हमने यार्न बना लिया, हम यार्न तक पहुंच चुके हैं। कॉटन प्लांट से हमने कॉटन बॉल लिया और उसमें से शीट को रिमूव किया, शीट को रिमूव करके उसके बंडल बनाए, बंडल बनाने के बाद स्पिनिंग करके यार्न बनाए। अब हम करेंगे वीविंग। ठीक है, द यार्न इज वूवन इनटू फैब्रिक यूजिंग वीविंग मशीन। अब यार्न को हम वूव करेंगे और फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे वीविंग मशीन का यूज करके। वीविंग मशीन का यूज करके हम यार्न को बना देंगे, यार्न से बना लेंगे फैब्रिक। वीविंग दो तरह से होती है, हैंडलूम और पावरलूम। इन दो तरह से वीविंग होती है और इनमें से किसी भी प्रोसेस को यूज करके हम बनाएंगे यार्न से फैब्रिक। तो यार्न की वीविंग करेंगे और बनाएंगे फैब्रिक। अब यार्न वीव हो गया है, क्लॉथ तो बन गया है। अब आगे क्या है, फिनिशिंग का काम करेंगे। द फैब्रिक अंडरगोज वेरियस फिनिशिंग प्रोसेस आफ्टर वीविंग और निटिंग। अब वीविंग और निटिंग करके हमने यार्न को क्लॉथ में कन्वर्ट कर लिया है, फैब्रिक में कन्वर्ट कर लिया है। अभी इस फैब्रिक से ड्रेस मटेरियल बनाने से पहले हमें बहुत सारे फिनिशिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे फिनिशिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद हम इस क्लॉथ से बनाएंगे ड्रेस मटेरियल। द फैब्रिक अंडरगोज वेरियस फिनिशिंग प्रोसेस आफ्टर वीविंग और निटिंग। तो फैब्रिक जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस होंगे फिर वीविंग और निटिंग के बाद। ठीक है,
फिनिशिंग वाले बहुत सारे प्रोसेस भी करने पड़ेंगे वीविंग और नेटिंग के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉटन प्लांट से कॉटन फैब्रिक बनाने तक का जो सफ़र था, उसका जो प्रोसेस था, उसको स्टेप वाइज यहाँ पे इस आंसर में जान लिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। एक्सप्लेन हाउ जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट। आपको एक्सप्लेन करना है कि आप जूट प्लांट से जूट फाइबर किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है, जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेटिंग। जूट फाइबर से जूट प्लांट लेने का जो प्रोसेस है वह होता है रेटिंग। रेटिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जूट प्लांट के स्टेम से फाइबर ऑब्टेंड करते हैं, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। लेकिन इसमें और भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो वह कौन कौन से स्टेप्स हैं वह हम देख लेते हैं। जूट प्लांट से जूट फाइबर लेने का मेन प्रोसेस रेटिंग है, जहाँ पे हम जूट प्लांट के स्टेम से फाइबर लेते हैं, लेकिन इसमें और भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, तो वह कौन कौन से हैं वह हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है प्लांट की कटाई करना। तो हार्वेस्टिंग में देखिए, जूट प्लांट आर यूजुअली हार्वेस्टेड व्हेन दे आर फ्लावरिंग। आपको जूट प्लांट को हार्वेस्ट करना है जब उसमें येलो कलर के फ्लावर आ जाएं। येलो कलर के फ्लावर आने से पहले आपको हार्वेस्ट नहीं करना और येलो कलर के फ्लावर आने के बाद भी आपको हार्वेस्ट नहीं करना। अगर प्लांट ज़्यादा मैच्योर हो गया है उसके बाद आप हार्वेस्ट करोगे तो अच्छा फाइबर नहीं मिलेगा, और फ्लावर आने से पहले हार्वेस्ट कर लोगे तब भी आपको अच्छा फाइबर नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा फाइबर लेना है तो आपको हार्वेस्टिंग करनी है येलो कलर के फ्लावर आने पर। द प्लांट आर कट क्लोज टू ग्राउंड विद द शार्प सिकल। आपको प्लांट को कट करना है शार्प सिकल से, बिल्कुल ग्राउंड, क्लोज टू ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड से सिकल से कट करना है आपको प्लांट को, क्योंकि आपको लेना है फाइबर प्लांट के स्टेम से। तो हम क्लोज टू ग्राउंड इसको कट करते हैं। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग हमने कर ली है। अब हमारा अगला प्रोसेस होगा बंडलिंग। तो बंडलिंग में हम क्या करेंगे, द हार्वेस्ट स्टॉक आर बंडल टुगेदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हार्वेस्ट स्टॉक के बंडल बना लेंगे। बंडल बनाने के बाद हमारा प्रोसेस है रेटिंग। रेटिंग में हम क्या करेंगे, बंडल स्टॉक आर सोक्ड इन वाटर फॉर अबाउट 10-20 डेज। अब बंडल स्टॉक को आप सोक करेंगे 10-20 डेज। 10-20 डेज सोक करने का मतलब है उसको पानी में डुबो के रखना है। सोक इन द वाटर फॉर अबाउट 10-20 डेज, पानी में डुबो के रखना है 10-20 दिन। द स्टेम रूट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेकिंग इट इजियर टू सेपरेट द फाइबर। अब इस प्रोसेस से क्या होगा, जो स्टेम का जो आउटर पार्ट है वो रोट हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, और उसके अंदर का जो फाइबर है उसे सेपरेट करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, रेटिंग यही कहलाता है कि बंडल को 10-20 दिन आप वाटर के अंदर सोक करके रखो, डुबो के रखो, ताकि इसके जो स्टेम का जो आउटर पार्ट है वह सड़ जाए और उसके अंदर जो फाइबर है उसे सेपरेट किया जाए इजीली। तो यहाँ पे यही लिखा है रेटिंग। रेटिंग अगर आ जाए तो देख लीजिए रेटिंग का भी यहाँ पे आपको रेटिंग का आंसर भी मिल रहा है। द बंडल स्टॉक आर सोक्ड इन वाटर फॉर अबाउट 10-20 डेज। द स्टेम रोट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेकिंग इट इजियर टू सेपरेट द फाइबर। अगर आप लॉन्ग आंसर याद करते हो तो आपको बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। आपने यहाँ से रेटिंग याद कर लिया और इस पे अलग से रेटिंग आ गया तो आप इस वाले स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेपरेटिंग क्या है, सेपरेटिंग देखिए, द फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम बाय हैंड एंड वॉश इन रनिंग वाटर। अब आपने क्या करा, रेटिंग के प्रोसेस से स्टेम में से फाइबर को सेपरेट तो कर लिया है, लेकिन अब इस फाइबर में अभी भी गमी सब्सटेंस है, तो उन गमी सब्सटेंस को भी हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रनिंग वाटर में वॉश करेंगे। रनिंग वाटर में वॉश करने से क्या होगा, इसमें जो गमी
सब्सटेंसेस फाइबर के अंदर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और हमें क्लीन फाइबर मिल जाएगा। द फाइबर आर सेपरेट फ्रॉम द स्टेम बाय हैंड एंड वॉश्ड इन रनिंग वाटर। ये सेपरेट करने का काम फाइबर को हैंड से होता है, कोई मशीन से नहीं होता है, और फिर उसको किया जाता है क्लीन वाटर में वॉश, गमी सब्सटेंस हटाने के लिए। तो ये कहलाता है सेपरेटिंग। ठीक है, अब ड्राइंग में क्या करेंगे? सेपरेट फाइबर आर ड्राइड इन सनलाइट फॉर 3 to 5 days। अब ये सेपरेट फाइबर, आपने फाइबर को सेपरेट कर लिया, वॉश कर लिया रनिंग वाटर में, उसका गमी सब्सटेंस हटा लिया। अब आप इसको ड्राई करेंगे सनलाइट में, 3 to 5 डे आपको सनलाइट में इसे ड्राई करना है। फिर प्रोसेसिंग में आप क्या करेंगे? द ड्राइड फाइबर आर कलेक्टेड एंड सेंट टू द मिल टू बी प्रोसेस्ड इनटू फैब्रिक लाइक रोप, गनी सेक एंड मोर। अब प्रोसेसिंग में आप करेंगे कि ड्राई फाइबर को कलेक्ट करेंगे और ले जाएंगे उसे मिल में। क्या क्या प्रोसेस करने के लिए? फैब्रिक बनाने के लिए। और फैब्रिक में क्या बनेगा? रोप बनेगा, गनी सेक बनेंगे, और भी कई तरह के आइटम बनेंगे, जैसे कि कारपेट है, लिनोलियम है, और क्या बन सकता है? डेकोरेटिव पीस वगैरह बन सकते हैं। फैब्रिक जूट फाइबर से कम बनते हैं, क्योंकि जूट फाइबर जो होता है वो थोड़ा उसमें स्मूथनेस की कमी होती है। अगर आपको जूट फाइबर से फैब्रिक बनाना है तो उसमें फिर आपको और फाइबर मिक्स करना पड़ेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तब आप जूट फाइबर को मिक्स करके फैब्रिक बना सकते हो, कंफर्ट फैब्रिक बना सकते हो। सिंगल जूट फाइबर को यूज़ करके फैब्रिक नहीं बन पाता है। इसका मेनली यूज़ होता है रोप, गनी से और डेकोरेटिव पीस, कारपेट और लिनोलियम वगैरह। लिनोलियम क्या है? फ्लोर कवरिंग है। तो इन सबको बनाने में इसका यूज़ होता है। तो आपने देखा कि जूट फाइबर से, जूट प्लांट से जूट फाइबर लेने का प्रोसेस आपने यहाँ पे देखा। आपने सबसे पहले क्या करा? जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया येलो फ्लावर आने पर। उसके बाद आपने उसके बंडल बनाए, बंडलिंग करी। फिर उसके बाद आपने क्या करा? उसको वाटर में सोक किया 10-20 डे। फिर उस स्टेम से आप उसके सड़े हुए स्टेम से आपने फाइबर निकाल लिया। उस फाइबर को आपने वॉश किया। सेपरेटिंग में आपने क्या करा? यहाँ पे रेटिंग में तो आपने सोक किया है और फाइबर निकाल लिया, इतना काम आपने रेटिंग में किया। सेपरेटिंग में आपने उसको वॉश करके उसका जो गमी सब्सटेंस निकाल लिया। ड्राइंग में आपने उसको सनलाइट में सुखाया। और प्रोसेसिंग में आपने क्या करा? द ड्राइड फाइबर आर कलेक्टेड एंड सेंट टू मिल टू बी प्रोसेस्ड इनटू फैब्रिक, है ना। आपने उसे कलेक्ट किया, मिल में ले गए और प्रोसेस्ड इनटू फैब्रिक बनाने के लिए भेज दिया। कौन कौन सी चीज़ें बनी उससे? रोप, गनी सेक एंड मोर। बहुत सारी चीज़ें, रोप, गनी सेक ये मेन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन कर लिया है लॉन्ग आंसर का। अब हम अगली स्लाइड में करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ एंड ड्रॉ डायग्राम। आपको लाइफ साइकिल बतानी है सिल्क मॉथ की और डायग्राम भी बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको जो मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो हम सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, द एडल्ट मॉथ मेट विद ईच अदर। जो एडल्ट मॉथ होंगी, मेल और फीमेल, ये आपस में मीटिंग करेंगी और मैटिंग करने पे क्या होगा, ये जो फीमेल जो मॉथ होगी वह मलबरी लीव पर एग देगी। मेल और फीमेल सिल्क मॉथ आपस में मैटिंग करेंगी और मैटिंग करने पे क्या होगा, फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो मलबरी लीव पर एग देगी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द एडल्ट मॉथ मेट विद ईच अदर, द फीमेल मॉथ ले एग ऑन मलबरी लीव्स। फीमेल मॉथ जो है वो एग दे रही है, मलबरी लीव्स पे एग दे दिए हैं फीमेल मॉथ ने। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, द टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैच आउट इट्स एग। अब ये एग जब हैच हो जाएंगे तो इनमें से टाइनी कैटरपिलर बाहर आ जाएगी। एक कैटरपिलर नहीं आएगी, ये जितने भी एग हैं ये सब हैच होंगे और इनमें से सभी से ही कैटरपिलर बाहर आएगी। कुछ खराब हो जाएंगे लेकिन कुछ काफ़ी हैच भी होंगे और उनमें से कैटरपिलर बाहर आएगी कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे एक ही बनाई है पर बहुत सारी कैटरपिलर बाहर आती हैं, एग हैच होते हैं तो बहुत सारी कैटरपिलर आउट होती हैं। ठीक है, द कैटरपिलर
ईट मलबरी लीव्स एंड ग्रो बिगर एंड बिगर। अब क्या है कि ये कैटरपिलर जो है ये मलबरी लीव्स को खाएगी और ग्रो होगी, बिगर एंड बिगर, ग्रो होगी धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए आप, ये जो कैटरपिलर है ये मलबरी लीव्स खा के पहले इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी। इस तरह से ये अपने 5th इंस्टॉल में आने के बाद ये इसका फर्स्ट इंस्टॉल है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th इंस्टॉल है। अपने 5th इंस्टॉल में आने पर ये कैटरपिलर जो होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है और इसको हम लार्वा भी कह सकते हैं। लार्वा, सिल्कवर्म और कैटरपिलर कुछ भी बोल सकते हैं हम, इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। अब ये जो लार्वा है ये अपने 5th इंस्टॉल पे आ गई है, कैटरपिलर अपने 5th इंस्टॉल पे आ गई है। अब ये क्या करेगी, ये इतनी बड़ी हो गई है अपने 5th इंस्टॉल में। अब क्या करेगी, द कैटरपिलर स्पिन अ कोकोन ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इट्सेल्फ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कैटरपिलर है ये क्या करेगी, एक कोकोन बनाना स्टार्ट कर देगी जो कि क्या है, सिल्क थ्रेड है अपने चारों ओर। ये कैटरपिलर अपने चारों ओर कोकोन बनाना स्टार्ट कर देगी जो कि सिल्क थ्रेड है, ठीक है। और अपने आप को पूरी तरह से इस कोकोन में कवर कर लेगी, इस तरह से बना लेगी कोकोन और अपने आप को पूरी तरह से ये कैटरपिलर इस कोकोन में कवर कर लेगी। लेकिन इस कोकोन के अंदर ये कैटरपिलर जो है वो चेंज हो रही है प्यूपा में, ठीक है। इनसाइड द कोकोन द कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा। अब कोकोन के अंदर ये कैटरपिलर प्यूपा में चेंज हो रही है। ये कैटरपिलर जब अपने 5th इंस्टॉल में आएगी तो कोकोन बनाना स्टार्ट कर देगी अपने चारों ओर, अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेगी इस कोकोन के अंदर इस तरह से। लेकिन इस कोकोन के अंदर ये कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट हुई और ये प्यूपा कन्वर्ट हो जाएगा जब ये प्यूपा इस कोकोन के अंदर चेंज हो जाएगा सिल्क मॉथ में। और जब ये पूरी तरह से सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा, तो क्या करेगा, कोकोन को कट करके बाहर आ जाएगा और फिर मेल और फीमेल सिल्क मॉथ मैटिंग करेंगे और इसी तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इनसाइड द कोकोन कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा, ये कोकोन बन गया। द प्यूपा चेंज इनटू मॉथ, द मॉथ कम आउट ऑफ द कोकोन, ठीक है। तो आपने लाइफ साइकिल समझी सिल्क मॉथ की। मेल और फीमेल ने मैटिंग करी, फीमेल ने एग दिए, फिर एग जब हैच हुए तो उसमें से कैटरपिलर आउट हुई। कैटरपिलर जब अपने 5th इंस्टॉल में आई तो उसने नेट वीव करना स्टार्ट कर दिया। इस नेट को नाम दिया गया कोकोन। इसने अपने आप को पूरी तरह से इस कोकोन में कवर कर लिया और जब कवर कर लिया इस कोकोन के अंदर ये कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट हो गई और प्यूपा कन्वर्ट हो गया सिल्क मॉथ में। और सिल्क मॉथ जब पूरी तरह से इसमें बन गई, तैयार हो गई, तो इस कोकोन को कट करके बाहर आ गई और फिर वापस से मेल और फीमेल सिल्क मॉथ की मैटिंग हुई और फिर इन्होंने एग दिए और ये साइकिल चलती चली गई। अब हमारी जो ये कैटरपिलर है ये खाती है मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स खा के ही ये बड़ी होती हैं, ठीक है। अब हम हमारे इस आंसर को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। देखिए, द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग व्हेन द एग हैच अ टाइनी कैटरपिलर ट्रेवल आउट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो एग देती है और एग जब हैच होते हैं तो उसमें से टाइनी कैटरपिलर आउट हो जाती है। दिस इज द सिल्क वार्म और लार्वा। इसे हम क्या कहते हैं, या तो सिल्क वार्म या लार्वा या कैटरपिलर कुछ भी कह सकते हैं। द सिल्क वार्म फीड ऑन द लीव्स एंड ग्रो, है ना। अब ये सिल्क वार्म है, ये लीव को फीड करती है और ग्रो होती है। यहाँ पे मैंने मलबरी लीव नहीं लिखा है, वो भी आप लिख सकते हैं, सही रहेगा। द सिल्क वार्म फीड ऑन द मलबरी लीव्स एंड ग्रो, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सिल्क वार्म क्या करती है, मलबरी लीव को फीड करती है और ग्रो होती है। व्हेन इट इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। अब ये क्या है, अभी तो ये लार्वा है, अब अपनी लाइफ साइकिल के नेक्स्ट स्टेज पे उसको एंटर होना है, लार्वा को कन्वर्ट होना है प्यूपा में, है ना। जब ये अपनी लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज पर जाने को होती है, मतलब लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट होना होता है इसको, तो उससे पहले ये क्या करती है, अपने चारों ओर एक नेट वीव करना स्टार्ट कर देती है। प्यूपा में कन्वर्ट होने से पहले अपने चारों ओर एक नेट वीव करना स्टार्ट कर देती है और पूरी तरह से कवर कर लेती है अपने आप को इस नेट में। तो यहाँ पे यही लिखा है, व्हेन इट इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज in its life cycle it first weaves a net to hold itself। वह क्या करती है, एक नेट वीव करना स्टार्ट कर देती है प्यूपा में कन्वर्ट होने से पहले।
जो उसकी लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज है ना। तो प्यूपा में कन्वर्ट होने से पहले कैटरपिलर अपने चारों ओर एक नेट वीव करना स्टार्ट कर देती है और अपने आप को पूरी तरह से होल्ड कर लेती है उस नेट के अंदर। इट कवर इटसेल्फ कंप्लीटली विद दिस नेट एंड नेट कोल्ड कोकोन। ये अपने आप को पूरी तरह से इस नेट में कवर कर लेती है और इसे कहते हैं हम कोकोन। इनसाइड द कोकोन लार्वा चेंज इनटू प्यूपा। अब कोकोन के अंदर जो लार्वा है वो प्यूपा में चेंज हो रहा है, ठीक है। द प्यूपा ग्रो एंड चेंज इनटू मॉथ। अब प्यूपा ग्रो हुआ और मॉथ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अ फ्यू वीक लेटर द कोकोन ओपन एंड एडल्ट मॉथ कम आउट। कुछ समय बाद क्या होता है, कोकोन ओपन होता है और एडल्ट मॉथ उसमें से बाहर आ जाती है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है सिल्क मॉथ की। स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि कुछ बच्चे क्या होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाने में अच्छे हैं, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और आप डायग्राम बनाने में अच्छे हैं तो आप लेबल्ड डायग्राम बना दीजिए अच्छे से, आपको उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इस तरह से लेबल डायग्राम बना देंगे एग्ज़ाम में तब भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं आंसर को। वैसे मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल आंसर बनाया है ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना है। तो हमने हमारा ये जो क्वेश्चन 3 है लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन 3 कर लिया है। बहुत ही सिंपली मैंने आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको इजी पड़े। अब हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 है मेंशन द स्टेप इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के आपको स्टेप बताने हैं कि आपको बताना है कि सिल्क किस तरह से बनता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। तो आंसर देखिए, द स्टेप इन सिल्क प्रोडक्शन आर। सिल्क प्रोडक्शन के स्टेप में सबसे पहले आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में स्टूडेंट क्या करते हैं, मेल और फीमेल सिल्क मॉथ जो होती हैं उनकी कराई जाती है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग किस पर्पस से कराई जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं अलग अलग वैरायटी का सिल्क पाने के लिए, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के सिल्क की मार्केट में बहुत डिमांड है। तो अलग अलग वैरायटी की अलग अलग टाइप की सिल्क मॉथ की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। मेल और फीमेल सिल्क मॉथ की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है अलग अलग वैरायटी का सिल्क फाइबर पाने के लिए। तो क्रॉस ब्रीडिंग होती है हमारे सेरीकल्चर में। अब क्रॉस ब्रीडिंग कराने पे फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वह देती है एग। अब उन एग को भी सूटेबल टेम्परेचर देना, सूटेबल टेम्परेचर होता है उन एग के लिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो उनको सूटेबल टेम्परेचर देना उन एग को ताकि वह वार्म हो पाए और हैच हो जाए और उनमें से निकले कैटरपिलर। क्योंकि अगर उनको सूटेबल टेम्परेचर नहीं देंगे तो बहुत से एग खराब हो जाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी से या बहुत ज़्यादा ठंड से। तो सेरीकल्चर में जो सिल्क मॉथ जो एग देती है उनको सूटेबल टेम्परेचर जो कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है प्रोवाइड कराना वह भी सेरीकल्चर में ही आता है। अब इस सूटेबल टेम्परेचर में जब एग हैच होते हैं तो उसमें से निकलती है कैटरपिलर, सिल्क वार्म, लार्वा, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इन कैटरपिलर, सिल्क वार्म या लार्वा का भी मैनेजमेंट संभालना, उनका पालन पोषण करना, उनके फीडिंग, उनके फूड वगैरह की व्यवस्था करना, ये सब आता है सेरीकल्चर में। तो देखिए सेरीकल्चर जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है 2 लाइन के अंदर, और वो क्या है, इन दिस प्रोसेस द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। इस प्रोसेस में ब्रीडिंग कराना मेल और फीमेल सिल्क मॉथ की और सिल्क वार्म का मैनेजमेंट करना, कैटरपिलर का, लार्वा का, या फिर क्या है कैटरपिलर, लार्वा और सिल्क वार्म का मैनेजमेंट करना सिल्क प्रोडक्शन के लिए, ये सब आता है किसमें, सेरीकल्चर में। अच्छा, इंक्यूबेशन देख लीजिए। इंक्यूबेशन क्या है, फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स एंड वार्मिंग फीमेल सिल्क मॉथ
एग्स इन सूटेबल टेम्परेचर। यहाँ पे कहा जा रहा है वार्मिंग फीमेल सिल्क मॉथ एग, सिल्क मॉथ के एग को वार्म करना सूटेबल टेम्परेचर में, ये कहलाता है इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन जो है वो सेरीकल्चर का ही एक पार्ट है। इंक्यूबेशन सेरीकल्चर का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, जब फीमेल सिल्क मॉथ एग दे देती है तो उन एग को सूटेबल टेम्परेचर में रखना ताकि वो खराब ना हो जाए, तो उनको सूटेबल टेम्परेचर में रखना ही कहलाता है इंक्यूबेशन। यह सूटेबल टेम्परेचर है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। इसमें इनको वार्म रखा जाता है और फिर ये हैच हो जाते हैं, तो इनमें से कैटरपिलर निकलती है और ये कैटरपिलर क्या करती है, जब अपने 5th इंस्टॉल में आती है तो क्या करती है, स्पिनिंग ऑफ कोकोन करती है। तो स्पिनिंग ऑफ कोकोन क्या है, इन द 5th इंस्टॉल सिल्क वार्म स्पिनिंग अ कंटिन्यूस थ्रेड टेकिंग अबाउट 8 डेज। अब जब ये सिल्क वार्म अपने 5th इंस्टॉल में आती है तो एक कंटिन्यू थ्रेड बनाना स्टार्ट कर देती है और ये काम ये कर लेती है 8 दिन में। और इस 8 दिन में इस कंटिन्यू थ्रेड जो बन जाता है इसको हम कहते हैं कोकोन। अब आपकी सिल्क वार्म ने कोकोन बना लिया है। अब क्या होगा, अब अगला स्टेप क्या रहेगा, तो अब तक हमने क्या सीखा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले सेरीकल्चर का प्रोसेस हुआ जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग हुई एडल्ट मेल और फीमेल सिल्क मॉथ की। फिर उसके बाद उनके जो अंडे हुए उनका सूटेबल टेम्परेचर दिया गया इंक्यूबेशन का प्रोसेस करके। उसके जो सिल्क मॉथ के जो एग थे उनको सूटेबल टेम्परेचर दिया गया ताकि वो ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से खराब ना हो जाए, और उनको सूटेबल टेम्परेचर दिया गया और ताकि वो वार्म हो, हैच हो और उनमें से कैटरपिलर आउट हो। और उन कैटरपिलर का मैनेजमेंट भी उनको सही फूड वगैरह प्रोवाइड करके उनका मैनेजमेंट किया गया। तो वह प्रोसेस कहलाया सेरीकल्चर। अब उस मैनेजमेंट के बाद जब ये कैटरपिलर अपने 5th इंस्टॉल में आई तो इन्होंने क्या करा, नेट वीव करना स्टार्ट कर दिया अपने चारों ओर, और इसी यह प्रोसेस कहलाया स्पिनिंग ऑफ कोकोन। और 8 दिन में इन्होंने अपने चारों ओर नेट वीव कर लिया और ये प्रोसेस कहलाया स्पिनिंग ऑफ कोकोन। अब कोकोन बन चुका है, अब अगला प्रोसेस क्या होगा, रीलिंग का प्रोसेस होगा। गैदर ऑल द कोकोन एंड पुट इन हॉट वाटर टू किल द इंसेक्ट। अब जितने भी कोकोन हैं, जितने भी कैटरपिलर ने कोकोन बनाए हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे और उनको हॉट वाटर में डाल दिया जाएगा उसके अंदर जो इंसेक्ट है उसको किल करने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर जो इंसेक्ट है उसको किल करना ज़रूरी है, क्योंकि इस इंसेक्ट को किल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ये इंसेक्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाएंगे और कोकोन को कट करके बाहर आएंगे तो हमारा कोकोन टूट जाएगा और हमें जो फिलामेंट मिलेंगे वह मिलेंगे टूटे हुए। और उन टूटे हुए फिलामेंट की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि उनसे अच्छी क्वालिटी का यार्न नहीं बन पाता है। तो क्या किया जाता है कि प्यूपा के सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होने से पहले ही कोकोन जो बन जाता है तो उनको बॉयल वाटर में डाल दिया जाता है। इससे उसके अंदर के जो इंसेक्ट होते हैं वह किल हो जाते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट व्हेन द बॉइलिंग वाटर डिजोल्व द गमी सब्सटेंस दैट होल्ड द कोकोन फिलामेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तो इंसेक्ट किल हो जाते हैं रीलिंग का प्रोसेस करने से, इसके अलावा ये जो कोकोन है इस कोकोन में गमी सब्सटेंस है। इसके जो कोकोन क्या है, सिल्क फिलामेंट है, लेकिन ये फिलामेंट जो है इस पे गमी सब्सटेंस से जॉइन हो रहे हैं कोकोन के रूप में है और ये गमी सब्सटेंस के कारण आपस में चिपके हुए हैं। तो बॉयल वाटर में जब कोकोन को डालते हैं तो ये जो गमी सब्सटेंस होता है कोकोन के ऊपर वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में और हमें फिलामेंट नज़र आने लगते हैं, सिल्क के फिलामेंट नज़र आने लगते हैं। यहाँ पे यही कहा गया है द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाता है व्हेन द बॉयल वाटर डिजोल्व इन गमी सब्सटेंस। जब बॉयल वाटर में गमी सब्सटेंस जो कोकोन के ऊपर है वो डिजोल्व हो जाता है तो हमें सिल्क फिलामेंट सेपरेट हो जाता है, वह दिखने लग जाता है। दैट होल्ड द कोकोन फिलामेंट, जिसने कोकोन के फिलामेंट को होल्ड कर रखा था। गमी सब्सटेंस जिसने कोकोन के फिलामेंट को होल्ड कर रखा था वह बॉयल वाटर में डालने से बॉयल वाटर में डिजोल्व हो जाता है और सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, दिस डेलिकेट प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फिलामेंट नॉन एज रीलिंग एंड फिलेचर। अब ये प्रोसेस जिसमें हम ये डेलिकेट प्रोसेस है, ये प्रोसेस काफ़ी डेलिकेट है। इसको प्रोसेस को डेलिकेट प्रोसेस क्यों कहा गया है,
क्योंकि भाई बॉयल वाटर के अंदर कोकोन को डाला जा रहा है ना। तो जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे इनको इस बॉयल वाटर के संपर्क में भी आना पड़ता होगा थोड़ा बहुत। तो और फिर उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो इंसेक्ट है वो किल हो गया है। तो अब क्या है, इस बॉयल वाटर के अंदर जाके फिलामेंट को निकालना, बॉयल वाटर के थोड़ा ठंडे होने पर उन फिलामेंट को निकालना, और फिर उन फिलामेंट, तो ये प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी डेलिकेट होता है। तो दिस डेलिकेट प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फिलामेंट नॉन एज रीलिंग एंड फिलेचर, इस डेलिकेट प्रोसेस को जिसमें हम फिलामेंट ले रहे हैं कोकोन से, उसे कहते हैं हम रीलिंग और फिलेचर। डेलिकेट क्यों है आपको समझ में आ गया, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ये प्रोसीजर, काफ़ी इसमें रिस्क रहती है। जो इसमें काम करते हैं वर्कर्स उनके लिए काफ़ी रिस्की रहता है ये, क्योंकि बॉयल वाटर में कोकोन को डालना और फिर उस कोकोन में से में इंसेक्ट भी है, उस कोकोन में इंसेक्ट है, तो उस इंसेक्ट से जो सीक्रेट करते हैं उस वो भी उन वर्कर्स को इफेक्टेड होते हैं, वो वर्कर्स उससे भी, क्योंकि उनको पानी में घुसना पड़ता है ये सब काम करने के लिए। तो ये प्रोसेस काफ़ी डेलिकेट होता है, और इस प्रोसेस से जो फिलामेंट ले रहे हैं हम, सिल्क फिलामेंट ले रहे हैं, इसी को कहते हैं हम रीलिंग और फिलेचर। अभी हमने रीलिंग और फिलेचर करके सिर्फ सिल्क का फाइबर लिया है, सिल्क के फिलामेंट लिए हैं। अभी हमने सिल्क फिलामेंट लिए, हमने सिर्फ रॉ मटेरियल लिया है सिल्क का। अब हम क्या करेंगे, डाइंग करेंगे, इन फिलामेंट की डाइंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, वॉशिंग और ब्लीचिंग करेंगे। वॉशिंग और ब्लीचिंग करने से क्या होगा कि ये हो जाएंगे साफ, और ब्लीचिंग से ये इनमें और भी ज़्यादा चमक आ जाएगी। वॉशिंग और ब्लीचिंग से इसमें चमक आ जाएगी, फिर उनको ड्राई किया जाएगा। अब इन फिलामेंट को डाइंग करने से क्या करा, इन दिस प्रोसेस वॉशिंग ब्लीचिंग ड्राइंग द फिलामेंट। अब इन फिलामेंट को वॉश किया, ब्लीच किया और ड्राई किया। अब उसके बाद हम इनकी करेंगे स्पिनिंग। स्पिनिंग का प्रोसेस क्या होता है, इन दिस प्रोसेस प्रोड्यूसिंग अ स्पिनिंग यार्न। अब इस प्रोसेस में क्या करा जाएगा, यार्न बनाया जाएगा इन फिलामेंट से। इन फिलामेंट को ट्विस्ट किया जाएगा, जॉइन किया जाएगा, और ट्विस्ट और जॉइन करके एक सिंगल लॉन्ग यार्न बनाया जाएगा, सिंगल लॉन्ग थ्रेड बनाया जाएगा, उसे ही हम यार्न कहेंगे। अब क्या होगा, यार्न हमें मिल गया है। अब इस यार्न से क्या करेंगे, वीविंग एंड फिनिशिंग का प्रोसेस करेंगे। लास्ट में करेंगे वीविंग एंड फिनिशिंग। यार्न मिल गया आपको तो आप उसको वीव कर सकते हो। तो वीव करेंगे, इन वीविंग क्रिएटिंग अ फाइनल पीस ऑफ सिल्क। अब वीविंग करके क्या करेंगे, हम फाइनल पीस ले लेंगे सिल्क का हम फाइनल पीस ले लेंगे वीविंग करके। अब फाइनल पीस लेने के बाद, अब पीस तो हमने बना लिया सिल्क का, हमने फैब्रिक तो बना लिया, एंड फिनिशिंग इन इस फाइनल स्टेप। अब हमने सिल्क का जो क्लॉथ बना लिया है, उस क्लॉथ की भी हम फिनिशिंग करेंगे ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। तो क्या है, आपने क्या करा, स्पिनिंग करके आपने यार्न ले लिया। स्पिनिंग का प्रोसेस मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि क्या करते हैं स्पिनिंग में, यार्न को क्या करते हैं, यार्न को ट्विस्ट करते हैं, जॉइन करते हैं, और क्या कहते हम जो फाइबर होता है उसको क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, और यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उस यार्न को फिर हम वीविंग करते हैं, वीविंग करके हम उसका क्लॉथ बना लेते हैं। और क्लॉथ बनाने के बाद यहाँ पे उस क्लॉथ की भी फिनिशिंग करी जाएगी, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए फिनिशिंग करी जाएगी, वो उसका फाइनल स्टेप होगा, और उसके बाद बनेगा क्लॉथ मटेरियल। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जाना कि सिल्क प्रोडक्शन किस तरह से होता है, सेरिकल्चर, इंक्यूबेशन, स्पिनिंग ऑफ कोकोन, रीलिंग, डाइंग, स्पिनिंग और वीविंग और फिनिशिंग करके हम बनाते हैं सिल्क यार्न बनाते हैं, और फिर उससे बनाते हैं हम सिल्क फैब्रिक। अब हम ऐसा करते हैं, हमने क्वेश्चन 4 कर लिया है। अब हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, वहाँ हम करेंगे हमारा क्वेश्चन 5। ये हमारा लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन 5 होगा। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग वूल। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वूल बनाने का जो प्रोसेस है, वूल फाइबर से वूल ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है, उसके स्टेप्स आपको बताने हैं। तो आंसर हम देख लेते हैं, वूल इज मेनली ऑब्टेन्ड बाय शीप, द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग वूल आर।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वूल जो मेनली हम ऑब्टेंट करते हैं वह शीप से ऑब्टेंट करते हैं, और शीप से वूल जो ऑब्टेंट करने के जो प्रोसेस है वह क्या है वह हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है शीप से वूल ऑब्टेंट करने का रेयरिंग। तो रेयरिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट, रेयरिंग का मतलब है एनिमल्स का पालन पोषण करना। अब एनिमल के पालन पोषण करने में क्या क्या आता है, एनिमल के पालन पोषण में आता है उनकी देखरेख करना और उनकी ब्रीडिंग कराना, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराना। क्रॉस ब्रीडिंग कराने में से क्या मतलब है कि अलग अलग नस्ल की अलग अलग टाइप की जो शीप हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो क्या होगा, उनके जो बच्चे होंगे उनमें उन दोनों नस्लों के गुण होंगे, और वो जितने अच्छा फाइबर वो दे रही हैं, वो दोनों शीप दे रही हैं, वो उससे भी अच्छा फाइबर देंगे। तो इस पर्पज से एनिमल को पालना, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराना, उनकी फीडिंग वगैरह, उनके खाने वगैरह की अच्छी व्यवस्था करना और उनकी मेडिकल केयर करना, ये सब आता है रेयरिंग में। रेयरिंग में ये सब आता है। एनिमल की रेयरिंग कई पर्पज से की जाती है, एनिमल का मीट लेने के लिए, एनिमल से मिल्क ऑब्टेन करने के लिए और उससे वूल लेने के लिए एनिमल की रेयरिंग की जाती है। लेकिन जो हिली एरिया होते हैं, हिली एरिया में शीप की रेयरिंग की जाती है उससे वूल ऑब्टेंट करने के लिए, क्योंकि हिली एरिया में का क्लाइमेट होता है कोल्ड, और कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है शीप की बॉडी पे बहुत ज़्यादा घने बाल आ जाते हैं एक्सट्रीम विंटर सीजन में, और इस पर्पज से उन घने बालों को लेने के पर्पज से उनकी रेयरिंग की जाती है हिली एरिया में। तो ऊन हमें बहुत से एनिमल से मिलती है, लेकिन मेनली ऊन हमें मिलती है शीप से। तो हिली एरिया में मेनली रेयरिंग होती है शीप की। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रेयरिंग के बारे में, शीप आर reared from many purpose in hilly area, sheeps are reared mainly for their wool, है ना। शीप को रेयर किया जाता है कई पर्पज से, लेकिन हिली एरिया में शीप जब रेयर की जाती है तो उससे वूल ऑब्टेंड करने के पर्पज से रेयर की जाती है। ठीक है, शीप को हम रेयर करते हैं, कई एरिया में रेयर करते हैं, उनका मीट लेने के लिए, उनसे दूध वगैरह लेने के लिए, और लेकिन हिली एरिया में शीप को रेयर करेंगे उससे वूल ऑब्टेंड करने के लिए। रेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग। रेयरिंग में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, कीपिंग उनको पालना, फीडिंग उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था करना, ब्रीडिंग उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराना, अच्छी क्वालिटी के बच्चे पैदा कराने के लिए ताकि अच्छा वूल मिले और उनकी अच्छी मार्केट वैल्यू हो, एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर ऑफ एनिमल, और इन एनिमल्स को मेडिकल केयर प्रोवाइड कराना, इनको किसी तरह की बीमारी ना हो, क्योंकि अगर ये एनिमल बीमार हो गए तो फिर क्या होगा, अच्छी नस्ल का वूल पैदा नहीं कर पाएंगे और मकसद पूरा नहीं हो पाएगा रेयरिंग करने का। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग में क्या करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इन वूल प्रोसेसिंग। वूल को प्रोसेस करने का नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेयर द फ्लीस एंड अ थिन लेयर ऑफ स्किन आर रिमूव्ड फ्रॉम द शीप। अब यहाँ पे क्या करा जाता है कि शीप की जो थिन लेयर होती है उसको साथ में लेते हुए फ्लीस ले लिया जाता है, शीप के हेयर ले लिए जाते हैं। फ्लीस से मतलब क्या है, शीप के हेयर। तो शीप के हेयर ले लिए जाते हैं उसकी पतली थिन लेयर के साथ। पतली थिन लेयर को रिमूव करने से शीप को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये होती है शीप की डेड स्किन। ठीक है, तो शेयरिंग में क्या होता है कि जो लार्ज रेजर होते हैं और क्लिपर होते हैं उनकी हेल्प से शीप की थिन लेयर के साथ, स्किन की थिन लेयर के साथ उसके फ्लीश को रिमूव कर लिया जाता है। दिस इज यूजुअली डन इन स्प्रिंग व्हेन शीप डज नॉट नीड आउटर स्किन फॉर वार्मिंग। ये प्रोसेस करा जाता है स्प्रिंग सीजन में, जब शीप की आउटर स्किन को वार्म होने की ज़रूरत नहीं होती। भाई विंटर सीजन में तो आउटर स्किन को वार्म होने की ज़रूरत है। अब हिली एरिया में उनकी रेयरिंग हो रही है तो हिली एरियाज़ में तो वैसे ही एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। अब उस
अगर हम ये अब विंटर सीजन में तो हम इसकी बॉडी से हेयर निकालेंगे नहीं, लेकिन स्प्रिंग सीजन में हम इसकी बॉडी से फर निकाल लेते हैं, हेयर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब उसकी बॉडी को वार्म होने की ज़रूरत नहीं है, वार्मिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हेयर निकाल लेंगे तो शीप को भी कंफर्ट फील होगा और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा रेयरिंग का। तो शेयरिंग में क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप इन वूल प्रोसेसिंग वेयर द फ्लीस and a thin layer of skin are removed from the sheep. This is usually done in the spring when sheep do not need the outer skin for warmth. ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है, स्कोरिंग। तो स्कोरिंग में क्या होगा, द शेयरिंग हेयर इज मूव्ड थ्रू अ टब filled with soapy water to remove dust, dirt and grease। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने शेयर कर लिए, शेयरिंग कर ली, शीप के हेयर आउट कर लिए। अब ये जो हेयर है इनमें क्या है, डस्ट है, डर्ट है, ग्रीस है ना, क्योंकि मशीनों वगैरह का यूज़ करके हेयर रिमूव किए है ना हमने, तो इसमें डस्ट भी है, डर्ट भी है और ग्रीस भी है। अब क्या करेंगे, हम इन हेयर्स को एक वॉश टब में डालेंगे जिसमें सोपी वाटर है, उस वॉश टब में डालेंगे ताकि इसके इनमें जो ये जो हेयर है इनसे डस्ट, डर्ट और ग्रीस रिमूव हो जाए, है ना। देन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर एंड ड्राइड। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, इनको वॉश टब में, एक बड़े से वॉश टब में सोपी वाटर में डाल के साफ कर लिया। अब क्या है भाई, ये वूलन फाइबर है तो दिखती बात है अच्छे खासे इन्होंने वाटर ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब क्या करते हैं, इनको रोलर से, एक रोलर की सीरीज से गुजारते हैं ताकि इनके अंदर जो पानी है वो निचुड़ जाए। इनके ऊपर रोलर घुमाया जाता है ताकि इनके ऊपर का पानी निचुड़ जाए और ड्रायर से इन्हें ड्राई किया जाता है। इन पे रोलर घुमाया जाता है इनका पानी निचोड़ने के लिए और ड्रायर चलाए जाते हैं इनको सुखाने के लिए। तो स्कोरिंग में क्या होता है, एक बार फिर देख लेते हैं। द शेयरिंग हेयर इज मूव्ड थ्रू टब। शेयरिंग हेयर को मूव्ड थ्रू टब में डाला जाता है, फिल्ड विद सोपी वाटर टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस। अब क्या, ये फिल्ड टब में डाला जाता है जिसमें सोपी वाटर है, किस लिए, रिमूव करने के लिए, इसकी डस्ट, डर्ट और ग्रीस को रिमूव करने के लिए। इट इज देन पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर एंड ड्रायर। उसके बाद इन्हें पास कराया जाता है रोलर्स और ड्रायर्स की सीरीज से। ठीक है, अब शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। शॉर्टिंग में क्या होता है कि जो अलग अलग टेक्सचर के हेयर हैं उनको क्या करा जाता है, सेपरेट किया जाता है। अब जब स्कॉलिंग के समय में वॉश टब में हमने क्या करा है, शीप के जितने भी तरह के शीप के हेयर थे वो सारे डाल दिए। अब सारे हेयर हमने डाल दिए, सारे हेयर को वॉश कर लिया। अब ये हेयर मिक्स हैं अलग अलग क्वालिटी के शीप के। अब शॉर्टिंग में क्या करेंगे, ये अलग अलग टेक्सचर के अलग अलग टाइप के जो हेयर हैं इनको सेपरेट करने का काम किया जाएगा शॉर्टिंग में। तो शॉर्टिंग क्या है, इन दिस प्रोसेस सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर के हेयर को सेपरेट करना कहलाता है शॉर्टिंग। आगे चलते हैं, रिमूविंग बर्ड्स। अब रिमूविंग बर्ड्स में क्या करेंगे, बर्ड्स आर सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर इन वूल, दीज आर रिमूव्ड मैनुअली। मैनुअली रिमूव किए जाते हैं। बर्ड्स क्या है, बर्ड्स है सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर है। अब क्या होता है कि ये जो बर्ड्स होते हैं वो सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। उनको अलग इसलिए करा जाता है क्योंकि उन्हीं से बनाए जाते हैं वूलन स्वेटर। तो वूलन स्वेटर बनाए जाते हैं बर्ड्स से, तो बर्ड्स को रिमूव कर लिया जाता है। ये सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर है और इन्हीं से बनाए जाते हैं स्वेटर। और बाकी के जो फाइबर बचते हैं वो होते हैं शॉर्ट। तो वो शॉर्ट फाइबर होते हैं तो उनसे वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग फाइबर होते हैं, तो उनसे तो बना लिए जाते हैं वूलन स्वेटर। और जो शॉर्ट फाइबर बचते हैं उनसे बना लिए जाते हैं वूलन क्लॉथ। तो यहाँ पे रिमूविंग बर्ड्स में क्या लिखा है, रिमूविंग बर्ड्स में लिखा है बर्ड्स आर सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर इन वूल, दीज आर रिमूव्ड मैनुअली। इनको मैनुअली रिमूव किया जाता है, इंसानों द्वारा रिमूव किया जाता है बर्ड्स को। ठीक है, और इन्हीं से बनाया जाता है स्वेटर क्योंकि ये है सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर। और जो बच जाते हैं उनसे बना लिया जाता है वूलन क्लॉथ। आगे बढ़े, डाइंग देख लेते हैं। डाइंग में क्या करते हैं, द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक। इट इज
डाइड इन डिफरेंट कलर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो शीप के नेचुरल हेयर होते हैं वो या तो वाइट होंगे या ब्राउन होंगे या ब्लैक कलर के होंगे। अब इनको अलग अलग कलर में डाइड किया जाता है, क्योंकि भाई आप वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर के तो वूलन क्लॉथ नहीं पहनेंगे ना, आपको तो अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग पैटर्न के क्लॉथ पहनने की इच्छा रहती है। तो आपकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए इनको डाई किया जाता है अलग अलग कलर में, है ना, ताकि आपका शौक पूरा हो मार्केट में, और जो बेच रहा है उसको भी मार्केट में अच्छी वैल्यू मिले, आपकी भी डिमांड पूरी हो जाए और जो मार्केट में इनको सेल कर रहा है उसको भी अच्छा प्राइस मिल जाए। इस पर्पज से इनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। ठीक है, मेकिंग यार्न। अब यार्न बनाने में क्या है भाई, अब हमने क्या करा, डाई कर लिया है अपने फाइबर को। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे यार्न बनाएंगे। नेक्स्ट द वूल इज स्ट्रेटिंग कॉम्ड एंड स्पन इनटू यार्न। अब हम क्या करेंगे, वूल को स्ट्रेट कर लेंगे कॉम्ब से, क्योंकि आपको पता है वूलन फाइबर होता है उसमें क्रिम्प बहुत होते हैं। तो क्या करते हैं, यार्न बनाने से पहले इनको स्ट्रेट कर लेते हैं कॉम्ब से और फिर उनको स्पन कर लेते हैं यार्न में। ठीक है ना। अब इनको यार्न में, आपने देखा होगा कि जो वूलन बॉल होती है उसमें क्रिम्प नहीं होते हैं, क्यों, वूलन के फाइबर में क्रिम्प होते हैं, क्योंकि उसकी बॉल बनाने से पहले उनको स्ट्रेट किया जाता है कॉम्ब से और फिर उनको स्पन किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, वूलन फाइबर को स्ट्रेट करेंगे कॉम्ब से, फिर स्पन करके उसका यार्न बना लेंगे। अब हमने यार्न पा लिया है, अब क्या करेंगे हम, आफ्टर स्पिनिंग द वूल इज आइदर वूवन और निटेड एंड मेक फैब्रिक। अब स्पिनिंग करने से, अब क्या करेंगे, स्पिनिंग करने के बाद हमें यार्न मिल गया है। अब इस यार्न को हम या तो वूव करेंगे या निटेड करेंगे और बना लेंगे फैब्रिक। तो इस तरह से हमने वूलन फाइबर से वूलन क्लॉथ या वूलन फैब्रिक लेने तक का जो प्रोसेस है उसको जाना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि वूलन फाइबर हमें मिलता है मेनली शीप से, और भी एनिमल से हमें वूलन फाइबर मिलता है पर मेनली मिलता है शीप से। और शीप को रेयर किया जाता है हिली एरियाज में वूल लेने के लिए। शीप को और भी पर्पज से रेयर किया जाता है, लेकिन वूल ऑब्टेंट करने के लिए शीप को रेयर किया जाता है हिली एरियाज में, क्योंकि वहाँ होता है कोल्ड क्लाइमेट और वहाँ पे उसकी बॉडी पे काफ़ी मात्रा में हेयर उग आते हैं एक्सट्रीम विंटर सीजन में। तो फिर क्या होता है, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो और रेयर किया जाता है, और रेयरिंग में क्या क्या शामिल है, रेयरिंग का मतलब है शीप का पालन पोषण करना, और रेयरिंग में क्या क्या शामिल है, उसकी देखभाल, उसको रखना, उसको अच्छा भोजन प्रोवाइड कराना, उसकी फीडिंग अच्छी कराना, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराना ताकि अच्छी नस्ल के बेबी पैदा हो, और उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड कराना, ये सब रेयरिंग में आता है। ठीक है, शेयरिंग में क्या आता है, अब आपने रेयरिंग करके शीप को रेयरिंग कर ली, अच्छी क्वालिटी का वूल उगाया उसकी बॉडी में, अब आप उसकी शेयरिंग करेंगे। उसमें आपकी स्किन, उसकी स्किन की थिन लेयर को लेते हुए उसके बालों को हटा देंगे उसकी बॉडी से शेयरिंग में। और फिर क्या करेंगे, अब उसके ये काम हम कब करते हैं, स्प्रिंग सीजन में करते हैं, जब उसको, उसकी बॉडी को वार्म होने की जरूरत नहीं होती है ना, तब हम स्प्रिंग सीजन में उसकी बॉडी से हेयर निकाल लेते हैं, शीप को भी कंफर्ट फील होता है और हमारा रेयरिंग का पर्पस भी पूरा हो जाता है। तो ये है हमारी शेयरिंग। फिर उसके बाद हम स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग में क्या करते हैं, एक बड़े से वॉश टब में शीप, जितनी भी शीप के हेयर होते हैं उनको डालते हैं, उनकी डस्ट, डर्ट और ग्रीस रिमूव करने के लिए, और उसके बाद उनको एक रोलर और ड्रायर से की सीरीज से गुजारते हैं। रोलर से इसलिए गुजारते हैं ताकि उनके अंदर जो वाटर उसने ऑब्जर्व कर लिया है वॉश करने में, उस वाटर को वो निचोड़ लें, और ड्रायर से हम उनको सुखा लेते हैं। अभी हमें फाइबर मिल गया है, क्लीन फाइबर मिल गया है स्कोरिंग करके। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग में हम क्या करेंगे, अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग टाइप के फाइबर को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करा, सेपरेट करने पे भी, अब इसमें भी अच्छी क्वालिटी का जो फाइबर है, बर्स जो अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है, सॉफ्ट और फ्लूफी फाइबर होता है जिससे कि स्वेटर बनाए जाते हैं, उनको हम रिमूव करके अलग कर लेंगे।
बर्ड्स को रिमूव कर लेंगे जो कि सॉफ्ट और फ्लूफी फाइबर है जिससे बनाए जाते हैं वूलन स्वेटर, और बाकी के जो शॉर्ट फाइबर बचेंगे उनसे बनाए जाएंगे वूलन क्लॉथ। ठीक है, तो बर्ड्स को रिमूव कर लेंगे, मैनुअली रिमूव किया जाता है, इंसानों द्वारा बर्ड्स रिमूव किया जाता है जो क्या है सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर है स्वेटर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने अच्छा फाइबर अलग कर लिया और जो बेस्ट फाइबर था उसको अलग कर लिया, और जो थोड़ा कम जिसकी क्वालिटी थोड़ी कम थी उसको अलग कर लिया। ठीक है, ये रिमूविंग बर्ड्स में ये प्रोसेस हो जाता है। अब हम डाइंग करेंगे, अब क्या है कि शीप के जो ओरिजिनल हेयर होते हैं वाइट, ब्राउन और ब्लैक होते हैं, तो हम उनको अलग अलग कलर में डाई कर लेंगे ताकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़े, है ना। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी मांगता है, तो इनको डाई कर लिया जाएगा ताकि इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। अब डाई करने के बाद क्या करेंगे, इनको स्ट्रेट किया जाएगा कॉम्ब से, क्योंकि इसमें नेचुरली क्रिम्प होते हैं। तो क्या होता है, वूलन बॉल बनाने से पहले इनको स्ट्रेट किया जाता है कॉम्ब से, फिर इनको स्पन करके यार्न बना लेते हैं। अब यार्न बन गया, फिर उनकी वीविंग कर लो या नेटिंग कर लो और बना लिया फैब्रिक। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारा क्वेश्चन 5 पूरा कर लिया है, जिसमें हमने वूल फाइबर से वूल फैब्रिक लेने तक का प्रोसेस समझ लिया है, और हमारे लॉन्ग आंसर में जो 5 क्वेश्चन थे वह भी पूरे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफाइन द फॉलोइंग में मैं आपको बाकी के क्वेश्चन करा दूंगी, क्योंकि क्या है हमारा वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो गया है, तो जो क्वेश्चन रह गए हैं वह मैं आपको डिफाइन द फॉलोइंग में करा दूंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।